रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स। बहुत मुश्किल होता है एक दफ़ा मेहनत करने के बाद दोबारा मेहनत करना। तो पहले आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई तो अब एक दफ़ा फिर लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा हूँ, तो ये दूसरी तीसरी दफ़ा हो गया है। चले स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 31 जो है उसको हम देखते हैं कि सेक्शन 31 जो है वो क्या है। बेसिकली वो जुरिडिक्शन के बारे में है। किसके बारे में है? सेक्शन 31 जो है वो है जुरिडिक्शन के बारे में। जुरिडिक्शन, देखिए एक क्वेश्चन है कि हमने जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसमें हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा सकूं तो आपको याद होगा सबसे अहम जो एप्लीकेशन है वो है जो सेक्शन 14 के तहत कोई पार्टी देती है ये कह के कि जी इसको रूल ऑफ द कोर्ट बना दें, क्या करें, अवार्ड को फाइल कर दें। ये सब सेक्शन 2 के तहत जो एप्लीकेशन आती है, ठीक है। तो सबसे पहली तो ये एप्लीकेशन है कि जो उसके ऊपर अमल करवाना चाहता है। इसी तरह वो बंदा जो उसको सेट असाइड करवाना चाहता है वो भी एक एप्लीकेशन दे सकता है। वो सेक्शन 30 के तहत वो उसको सेट असाइड करवाने के लिए आ सकता है। वो उसको क्या करवाने के लिए आ सकता है? सेक्शन 30 के तहत सेट असाइड करवाने के लिए आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन लगाऊं और मैं आपको ज़रा इसके अंदर दिखाऊं कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस का वर्ड आता है तो आपको पता चलेगा। ये देखें, जैसे ये देखें ये देखें सेक्शन 8 में है एप्लीकेशन। कहता है इफ़ द अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड विद इन 15 क्लियर डेज आफ्टर द सर्विस ऑफ द सेड नोटिस द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी हु गिव नोटिस एंड आफ्टर गिवन चैप्टर अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। यानी अब आप प्लीज़ ये कैटेगरी माइंड्स में रखिएगा। एक फाइलिंग ऑफ अवार्ड की एप्लीकेशन है कि इसको रूल ऑफ द कोर्ट बनाया जाए, एक एप्लीकेशन है कि उसको सेट असाइड किया जाए, और अब मिसलिनियस एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसमें सबसे पहले ये एप्लीकेशन आ रही है। क्या कह रहा है ये कि कोर्ट किसी पार्टी के एप्लीकेशन पे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है अंडर सेक्शन 8। इसी तरह सेक्शन 11 में किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट क्या कर सकता है? उसको रिमूव कर सकता है। किसी भी आर्बिट्रेटर या एम्पायर को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है, ठीक है। इसी तरह सेक्शन वो क्या कहते हैं सेक्शन 20 के तहत भी एप्लीकेशन आ सकती है, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 कैटेगरीज बन गई, 3 कैटेगरीज बन गई। एक ये है कि अगर सेक्शन 14 के तहत अगर एक अवार्ड को रूल ऑफ द कोर्ट बनाना है तो एप्लीकेशन कहाँ पे आनी है। दूसरी अगर उसको सेट असाइड करवाना है तो वो एप्लीकेशन, और तीसरी मिसलिनियस एप्लीकेशन। अच्छा, अब अगर गौर किया जाए तो पूरे पाकिस्तान में प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसीलें और वहाँ पे कोर्ट्स हैं। तो अब किसी पार्टी की मर्जी तो नहीं है कि वो मसलन वो लाहौर की पार्टी है और वो उठ के तो कराची में जाके तो वो क्या करे कि वो जाके वो एप्लीकेशन मूव कर दे। तो जुरिडिक्शन का तयन होना बहुत ज़रूरी है। जुरिडिक्शन का तयन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी ने आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कोई एप्लीकेशन देनी है तो उसने किस कोर्ट में देनी है। अच्छा, अब इसमें अब हम चलते हैं सेक्शन 31 और उसका सबसे पहला जो सेक्शन है हम उसके ऊपर चलते हैं। वो कहता है जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एन अवार्ड मे बी फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन इन द मैटर टू विच रेफरेंस रिलेट्स। ये सबसे पहले फाइलिंग ऑफ अवार्ड की बात कर रहा है। ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? ये सेक्शन 14 की बात कर रहा है। सेक्शन 14 की ये जो उसका सब सेक्शन 2 इसके तहत जो उसको रूल ऑफ द कोर्ट बनाने की जो है वो एप्लीकेशन है। अच्छा, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। Subject to the provision of this act, an award may be filed in any court having jurisdiction in the matter
टू विच द रेफरेंस रिलेट्स, कहता है कि वो जो रेफरेंस है उसमें जो मैटर है जिसका फैसला होना है उसके बारे में देखिए कि उसके बारे में कौन सी कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है। जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है वही वो उस दावे को जो है वो क्या करेगा, उसको इंटरटेन करेगा, उसको सुनेगा। अब मैं आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये कोर्ट फाइल है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन सेक्शन 14 की है, बराए रूल ऑफ द कोर्ट बनाए जाने, ठीक है। अच्छा ज़रा गौर कीजिएगा, ये एप्लीकेशन कहाँ दायर हुई है? बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज बहावलपुर में दायर हुई है। क्यों दायर हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले रेफरेंस को निकालते हैं जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा था। उसमें हम मैटर को पढ़ेंगे कि उनका मैटर क्या था। ये है दस्तावेज इकरारनामा सालसान। अब ये क्या कहता है? ये कहता है जी मन के हम लोग ये कहते हैं हरगा कि हमारी जायदाद सकनी व अराजी जिसकी तफसील दर्ज है उसका हमारा डिस्प्यूट है। कौन सी अराजी? ये आ गई अराजी। ये अराजी कहाँ पे सिचुएट कर रही है? बहावलपुर। कहाँ पे सिचुएट करती है? बहावलपुर में। तो अब जो रेफरेंस में जो मैटर है जिसका आर्बिट्रेटर ने फैसला करना है वो प्रॉपर्टी है कहाँ पे सिचुएट करती है? वो बहावलपुर में सिचुएट करती है। अब आप थोड़ा सा सीपीसी में आइए, तो सीपीसी के अंदर अगर आप देखें तो उसमें वो सेक्शन है उसका 16, वो बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में दावा वहां दायर होगा जहां पे वो प्रॉपर्टी क्या करती है, वो सिचुएट करती है। सेक्शन 16, 17, 18 ये सारे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से क्या करते हैं, डील करते हैं। और सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 9 है वो डील करता है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन से, ठीक है, कि वो कौन सी कोर्ट जो है उसको जो है वो क्या करेगी, वो उसको सुनेगी, ठीक है। तो अब आपको समझ आई कि इस फाइल में बहावलपुर में क्यों केस दायर वो एप्लीकेशन आई है, क्योंकि रेफरेंस के अंदर जो मैटर था वो बहावलपुर में सिचुएट करता था। तो अब मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं, वो जो प्रेजेंटेशन है, सॉरी जो सेक्शन 31 है, क्या हो गया इसको, सेक्शन 31 है। अब इसको पढ़ता हूं। कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एन अवार्ड मे बी फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन इन द मैटर टू विच द रेफरेंस रिलेट। और आसान अल्फाज में जिस कोर्ट के पास उस दावे उस मैटर को सुनने की जुरिडिक्शन है एक सूट की सूरत में, उसी के पास वो एप्लीकेशन क्या होगी, वो फाइल होगी। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब इसका सब सेक्शन 2 पढ़ता हूं। वो क्या कहता है? वो कहता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीन इन फोर्स एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडिंग ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वैलिडिटी, अफेक्ट और एग्जिस्टेंस ऑफ एन अवार्ड और एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट or person claiming under them shall be decided by the court in which award under agreement has been or may be filed and by no other court। पहली कैटेगरी जो थी वो थी अवार्ड को फाइल करने की, अब है उसको चैलेंज करने की। ये जो सेक्शन 30 के तहत जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी है उसको सेट असाइड करने के लिए या उसकी वैलिडिटी, अफेक्ट या एग्जिस्टेंस, तो वो भी उसी कोर्ट में आनी है जिसमें वो अवार्ड क्या हो सकता है, फाइल हो सकता है। जैसा कि इसका मतलब है कि कहां पे अवार्ड फाइल होगा, जो रेफरेंस के अंदर मैटर होगा उससे पता चलेगा कि वो मैटर किस किस्म का है, ठीक है। अच्छा, अब होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई है। अब तीसरी कैटेगरी अदर एप्लीकेशंस, ऑल एप्लीकेशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन proceedings or otherwise arising out of such proceedings shall be made to the court where the award has been and may be filed no other court। अब ये
ये ऊपर वाली जो पहली थी फाइलिंग अवार्ड के बारे में, दूसरी जो है वो कहता है हर वो क्वेश्चन जो कि वैलिडिटी इफेक्ट या एग्जिस्टेंस ऑफ अवार्ड या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मुतल्लिक हो, और अब वो कहता है जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी आर्बिट्रेटर के कंडक्ट के बारे में, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के बारे में, ठीक है, या उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग के बारे में, जो कि जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशन दिखाई हैं, वो भी कहाँ पे फाइल होंगी, वो भी उसी कोर्ट में जहाँ पे एप्लीकेशन, जहाँ पे रेफरेंस, जहाँ पे अवार्ड की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। अब सेक्शन 4 क्या है, कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एल्स वेयर इन एक्ट और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिन इन फोर्स वेयर इन एनी रेफरेंस एनी एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट हैज बीन मेड in a court competent to entertain it, that court alone shall have jurisdiction over the arbitration proceeding and all subsequent application rising out of the reference and the arbitration place shall be made in that court and in no other court। अच्छा, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए उधर ले चलूँ, CPC में ले चलूँ आपको थोड़ी देर के लिए, तो आप ज़रा देखिए कि अगर सेक्शन 17 की ही बात कर ली जाए तो वो कहता है कि ये जो सूट्स हैं ये कहाँ कहाँ दायर हो सकते हैं। ये कह रहे हैं जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सैचुएट करती है, नंबर 1, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ है वहाँ पर, ठीक है। यानी वो 2 ऑप्शन दे रहा है। वो क्या कर रहा है, वो 2 ऑप्शन दे रहा है। इसी तरह मैं आपको सेक्शन 20 पे लेके जाता हूँ। इसमें कहता है कि जो रेजिड्यूरी सेक्शन है वो कहता है जो रिमेनिंग क्लेम्स उनके बारे में दावा दायर हो सकता है उस कोर्ट की लिमिट में जहाँ पे कोई डिफेंडेंट रिजाइड करता है, या जहाँ पे कोई डिफेंडेंट जो है वो या जहाँ पे वो वॉलंटरीली रिजाइड करता है, या कैरी ऑन बिजनेस या वर्क करता है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, ठीक है, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ। यानी एक ही सेक्शन एक से ज्यादा ऑप्शन दे रहा है। फर्ज करें, अब हम देख लेते हैं कि किसी शख्स की जो जुरिडिक्शन है जो रेफरेंस में है वो सेक्शन 20 में फाइल करती है, और वो एक डिफेंडेंट जो है वो रिजाइड करता है लाहौर में, जैसा कि इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, और दूसरा वो बिजनेस करता है कराची में। कहाँ करता है? कराची में। अब दोनों जगहों पे क्या हो सकता है, इधर इन लाहौर और कराची दोनों में दावा दायर हो सकता है, ठीक है, दोनों में वो एप्लीकेशन जो है वो आ सकती है। अब ये जो सेक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 4, ये कहना चाहता है कि अगर एक एप्लीकेशन एक कोर्ट की जुरिडिक्शन में आ गई है, चाहे वो किसी किस्म की एप्लीकेशन है, अब मजीद कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो वो उसी कोर्ट को जाएगी। अब ऐसे नहीं होगा कि एक बंदे ने लाहौर वाली कोर्ट चूज कर ली और दूसरे ने कराची वाली यूज कर ली, ऐसे नहीं होना। अब मैं इसको पढ़ता हूं, आपको समझ आ जाएगी दोबारा। Not which anything contained elsewhere in this act or any other law for the time in force, wherein any reference any application under this act has been made in court competent to entertain it, that court alone shall have jurisdiction over the arbitration proceeding, and all subsequent application rising out of that reference arbitration shall be made in that court and in no other court। Hope you got my point। लो जी, ये थोड़ा सा इसी सेक्शन को उसने तोड़ के लिखा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है देयर आर 4 पॉइंट्स विच आर कवर्ड बाय सेक्शन 31। नंबर 1 क्या है, द अवार्ड में बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू एंटरटेन अ सूट विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस। होप यू गॉट माय पॉइंट। दूसरा कहता है ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वैलिडिटी इफेक्ट और एग्जिस्टेंस ऑफ एन अवार्ड और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज बिटवीन द पार्टीज आर द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट आर टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन विच द अवार्ड हैज बीन फाइल्ड और इट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड बाय द कोर्ट in which it may be filed under subsection 1। ठीक है, all application relating to the conduct of arbitration proceeding are arising out of the same are also to be filed in the same court। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। Once an application has been filed in a court under any of the sections, the court alone will have jurisdiction to subsequent application with respect to the same arbitration। अच्छा जी,
As observed by Supreme Court of India, while the first subsection determines the jurisdiction of the court in which an award can be filed, the subsection 2, 3 and 4 are intended to make the jurisdiction effective in three ways. By vesting in one court the authority to deal with all questions regarding the validity, effect or existence of an award or an arbitration agreement. By casting on the person concerned the obligation to file an application regarding the conduct of arbitration proceeding or otherwise arising out of such proceeding in one court, and by vesting exclusive jurisdiction in the court in which the first application relating to the matter is filed. The main object of introducing the provision of section 31, 32, 33 is to entrust the decision of the relevant dispute to the specified court and to require the party to bring the said dispute for the decision of said court in the form of petition remedy by as the remedy by a regular suit being excluded. तो होप यू गाट कि इन सेक्शन 31, 30, 30 का जो मकसद है कि सारे मैटर एक एप्लीकेशन की सूरत में एक ही कोर्ट में आए, क्योंकि सेपरेट दावा जो है वो दायर नहीं हो सकता। अब हम सेक्शन 32 देखते हैं। बार टू सूट कंटेस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर अवार्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी लॉ फॉर द टाइम बिन बिफोर, नो सूट शैल लाई ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर फॉर अ डिसीजन अपॉन द एग्जिस्टेंस, इफेक्ट और वैलिडिटी ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर अवार्ड, नॉर शैल एनी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अवार्ड बी सेट असाइड, अमेंडेड, मॉडिफाइड और इन एनी वे अफेक्टेड अदरवाइज देन एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। वो कह रहा है इस एक्ट में जो जो चीजें चैलेंज करने का तरीका बता दिया गया है उनके ऊपर सूट नहीं आएगा। मे बी कोई ऐसी ग्राउंड सर्कमस्टांसिस हों जो इसको ना क्लियर कर रहे हों। For a decision upon the existence, effect or validity of arbitration act or award, nor shall any arbitration agreement award be set aside, amended, modified in any way affected otherwise than as provided. फर्ज करें एक शख्स जो है वो 12(2) की एप्लीकेशन दायर करता है, तो वो कहता है मेरा इस अवार्ड से कोई तल्लक नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है। तो अब देखें वो इसको ऑन नहीं कर रहा, वो इसको, तो मेरे ख्याल में वो सेक्शन 32 में नहीं आएगा, वो फिर सेक्शन यानी वो बार नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट सूट भी फाइल कर सकता है और वो सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन भी दे सकता है। एनी हाउ यहाँ पे ये एक मैंने लिखा भी है, सूट नॉट बार्ड अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट बिकम एप्लीकेबल ओनली व्हेन अ सूट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी और इनवैलिडिटी और द डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ और फॉर कैंसिलेशन ईदर फॉर आर्बिट्रेशन agreement or award. This section does not apply to a case where no relief is sought in respect of an agreement of the reference to arbitration or the award. It means therefore that if an arbitration agreement is found to be non-existent or to be invalid, the alleged award goes with the agreement itself. Thus, where a suit is brought by the appellant that the award in respect of the property belonging to them having been made in their absence or is not binding on them, section 32 of arbitration act is barred to such a suit. ले जी, तो ये था सेक्शन। अब सेक्शन 33 क्या है? सेक्शन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड टू बी कंटेस्टेड बाय एप्लीकेशन, एनी पार्टी टू एन एप्लीकेशन arbitration agreement or any person claiming under him desiring to challenge the existence or validity of an arbitration or award or have to effect of either shall apply to the court and court shall decide the question and affidavit. अच्छा, ये बता रहा है कि जिस पार्टी ने भी कोई अवार्ड या वो चैलेंज करना है उसने बाय वे ऑफ एप्लीकेशन चैलेंज करना है, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं बाय what to have effect shall apply to the court, वो कोर्ट को अप्लाई करेगा by way of application और कोर्ट उसको क्या करेगी, डिसाइड द क्वेश्चन ऑन एन एफिडेविट्स। एफिडेविट्स से क्या मुराद है कि वो एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी लगाएगा और कोर्ट उसको क्या करेगी, समरीली उसको देखेगी। लेकिन प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड विद द वो डीम इट जस्ट एंड इट मे सेट डाउन द एप्लीकेशन फॉर हियरिंग ऑन अदर एविडेंस आल्सो एंड इट मे पास सच ऑर्डर फॉर द डिस्कवरी एंड पार्टिकुलर एज इट मे डू इन अ सूट। अलबत्ता अगर कोर्ट समझती है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है तो फिर कोर्ट इशू लगा सकती है, उस पर एविडेंस ले सकती है और उसका रेगुलर प्रोसीजर के जरिए उसका क्या कर सकती है, वो फैसला कर सकती है। तो सेक्शन 31 जुरिडिक्शन के बारे में था
और सेक्शन 32 जो था वो सेपरेट सूट को बार करता है, और सेक्शन 33 बताता है कि एप्लीकेशन के ज़रिए आपने कोई भी प्रोसीडिंग चैलेंज करनी है आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत। तो ये जो था ये लेक्चर था आज का। होप कि आपको समझ आ गई। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।